प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑनलाइन क्लासें जो अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के संचालनकर्ता संदीप जी कसवा द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उनका आग्रह है कि कोरोना वायरस के कारण बच्चे जो पढ़ाई से पिछड़ रहे हैं उनको किसी न किसी तरह पढ़ाई से जुड़े रखने के लिए ये सुविधाएं आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर करें, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आप लोगों के लिए आज हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ण विचार। मेरे पास कई कमेंट्स आए कि सर पहले वर्ण विचार कराए जाए, इसीलिए बच्चों की मांग के आधार पर मैं आज आपके सामने आपका टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ण विचार। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं वर्ण विचार। अपना टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले अपने चर्चा यही कर लेते हैं कि वर्णों की आवश्यकता क्यों पड़ी। वर्णों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने के लिए, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। प्रिय बंधुओं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं वर्ण विचार की, कि वर्णों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा प्रिय बंधुओं कि भाषा का निर्माण होता है वाक्यों से, और वाक्यों का निर्माण होता है सार्थक शब्दों से, और शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है वर्णों से। तो प्रिय बंधुओं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वर्ण विचार, वर्ण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं ध्वनियों पर। ध्वनियाँ क्या चीज़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। मैं चर्चा कर लेता हूँ ध्वनि की। बात कर लेते हैं ध्वनि की, कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या और टुकड़े न किया जा सके, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? ध्वनियाँ कहलाती है। प्रिय बंधुओं, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्ण की। मैं बात कर लेता हूँ वर्ण की। प्रिय बंधुओं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जिसके और खंड न किए जा सके, उसकी लिखित अभिव्यक्ति। ध्यान रखिएगा प्रिय बंधुओं, यहाँ ध्वनि में क्या था? मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति। और वर्णों में क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। दोनों में अंतर देखिएगा कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न हो सके, जिसके और टुकड़े न हो सके, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? ध्वनियाँ कहलाएगी। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके, जिसके और खंड न हो सके, उसकी लिखित अभिव्यक्ति, उसकी लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। प्रिय बंधुओं, बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं अक्षर की, बात कर रहा हूं अक्षर की।
अक्षर। अक्षर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण जो है वो श्वास के एक ही झटके में हो जाए, उन्हें अपने क्या कहेंगे? ध्वनियाँ, उन्हें हम अक्षर कहेंगे। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? किस नाम से संबोधित करेंगे? उन्हें हम अक्षर नाम से संबोधित करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, ध्वनि समझ में आ गई, वर्ण और अक्षर। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, तो वर्णमाला ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह और व्यवस्थित रूप को किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से जानते हैं। प्रिय बंधुओं, वर्णमाला चल रहा है जिसमें ध्वनि, वर्ण, अक्षर और वर्णमाला, यानी ध्वनियों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह या रूप को क्या कहेंगे? अपने वर्णमाला कहेंगे। प्रिय बंधुओं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। मैं वर्णमाला वर्ण बंधुओं को करवाने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूं, ताकि मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकूं। प्रिय बंधुओं, मैं पहले फिर आपके एक बात और रख देता हूं कि वर्णों की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होते हैं, यानी भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रिय बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रिय बंधुओं, अपने बात कर रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई प्रिय बंधुओं वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ये ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं अपने अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रिय बंधुओं, ध्यान दें, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। फिर ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर चर्चा हो रही है। पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रिय बंधुओं, शब्द होती है। कौन सी? शब्द होती है। ये ध्यान रखिएगा, शब्द। फिर मैं आपके सामने एक बात और लिख देता हूं कि भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी होती है? भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी होती है? प्रिय विद्यार्थियों, आपका आंसर रहेगा वाक्य। कौन सा? वाक्य। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बंधुओं, क्या होगा? शब्द होगा। फिर बात हुई कि भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी होती है? तो वाक्य होती है। प्रिय बंधुओं, यहां तक बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब अपने विस्तार पूर्वक करते हैं वर्ण विचार।
प्रिय बंधुओं, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के भेद क्या हैं, तो मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद, ध्यान रखिएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रिय बंधुओं, वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जा सकता है वर्णों को। और वो दो भाग है कौन से? पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग रहेगा व्यंजन। बात कर रहे हैं वर्णों की। वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वर्णों को दो भागों में बांटेंगे अपने। और वर्ण है कौन कौन से? एक स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। तो प्रिय बंधुओं, अपने चर्चा कर लेते हैं पहले स्वर पर। ये स्वर क्या चीज़ है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर कहा किसे जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से इनको बांटा जा सकता है, उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अपने स्वर एवं स्वरों के प्रकार। स्वर एवं स्वरों के प्रकार, ये ध्यान रखिएगा। स्वर कहा किसे जाता है, सबसे बड़ी बात ये। स्वर अपने किसे कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वे ध्वनियाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर किसे कहा जाता है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु निर्बाध गति से, बिना रुकावट के, बिना घर्षण के मुख विवर से बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाएगी? स्वर ध्वनियाँ कहलाएगी, वो स्वर कहलाएगी। मैं फिर बोल देता हूँ कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु निर्बाध गति से, बिना घर्षण के मुख विवर से बाहर निकल जाए, उन्हें अपने क्या कहेंगे? उन्हें अपने स्वर के नाम से जानेंगे, उन्हें अपने स्वर के नाम से जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रिय बंधुओं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्वरों के प्रकार पर। स्वर कहते किसे हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 11 होती है। अब अपने कर लेते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, प्रिय बंधुओं, अब मैं आपके सामने स्वरों के प्रकार बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। गौर से देखिएगा, गौर से प्रत्येक बात को आप समझिएगा कि स्वर जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण आपके सामने रख रहा हूं मैं। सबसे पहले अपने करते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। सबसे पहले अपने कर लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। प्रिय बंधुओं, अपने कर रहे हैं स्वरों के प्रकार। और स्वरों के प्रकार में पहला प्रकार मैंने आपको सामने रखा है उच्चारण काल के आधार पर स्वर। स्वरों का उच्चारण काल, स्वरों का उच्चारण करते समय जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसके आधार पर अपने स्वरों का वर्गीकरण है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। प्रिय बंधुओं, सबसे बड़ी बात यही होती है, आप लोगों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिय बंधुओं, उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात कर देता हूं कि वो उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला है हर्षव स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। प्रिय बंधुओं, बात समझ में आ गई होगी कि उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्षव स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया, तीसरा प्लुत स्वर हो गया। बात कर लेते हैं हर्षव स्वर की। प्रिय बंधुओं, अपने बात कर रहे हैं हर्षव स्वर की। हर्षव स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। मैं आपको बोलकर बताऊंगा। हर्षव स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उसे अपने क्या कहेंगे? हर्षव स्वर कहेंगे। जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें अपने क्या कहेंगे? हर्षव स्वर कहेंगे। और हर्षव स्वरों की संख्या कितनी होती है? हर्षव स्वरों की संख्या, हर्षव स्वरों की संख्या होती है 4। प्रिय बंधुओं, मैं प्रत्येक बात स्पष्ट कर रहा हूं आपके सामने। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर्षव स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्षव स्वर इनका उच्चारण जब करते हैं तो समय कितना लगता है? सबसे कम लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी होती है संख्या? 4 होती है। वो होते कौन कौन से हैं ये भी देख लें। प्रिय बंधुओं, इनकी संख्या कितनी? 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ, री। तो ये थे हर्षव स्वर। हर्षव स्वर का उच्चारण करते समय कम लगता है। हर्षव स्वरों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। अब मैं बात कर लेता हूं दीर्घ स्वर की। किसकी? दीर्घ स्वर की। क्योंकि उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। मैं बात कर रहा हूं दीर्घ स्वर की। देखिए, हर्षव स्वर किया था, उनका जब उच्चारण करते हैं तो समय कितना लगता है? कम लगता है। लेकिन बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की, तो हर्षव स्वर की तुलना में दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जिनका उच्चारण करते समय हर्षव स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई।
और हो कौन सी कोई गई, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनकी संख्या हो जाएगी, दीर्घ स्वरों की मैं बात कर रहा हूं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 3 3 1। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। हर्षों स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी? 7। कौन कौन से? ये आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर तीसरा पार्ट, कौन सा? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, ये ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं प्लूत स्वर की। प्लूत स्वर किन्हें कहा जाता है? प्लूत स्वर में ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, यानी जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें हमें किस नाम से जानेंगे? प्लूत स्वर के नाम से जानेंगे। दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? प्लूत स्वर के नाम से जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, प्लूत स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्लूत स्वर किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है। प्लूत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लूत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि प्लूत स्वर में 3 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 3 मात्राएं। प्लूत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लूत स्वर का प्रयोग किया क्यों जाता है? कहाँ किया जाता है? गौर कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को दूर से पुकारने के लिए कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए, दूर से पुकारने के लिए कौन से स्वर का प्रयोग करेंगे? प्लूत स्वर का प्रयोग करेंगे। दूसरी एक बात और, संस्कृत के मंत्र आदि पढ़ने के लिए कौन से स्वर का उच्चारण किया जाता है? प्लूत स्वर का उच्चारण किया जाता है। संस्कृत के मंत्र आदि पढ़ने के लिए कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लूत स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हर्षों स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्षों स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्षों स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लूत स्वर। बात स्पष्ट होगी। मैं आपको ले चलता हूं स्वरों के प्रकार में, जिसमें से अपने पहला प्रकार कर चुके हैं। पहला प्रकार हो गया, अब अपने कर लेते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण अपने कर चुके हैं,
उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा स्वर अपने कर रहे हैं, स्वरों का प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। प्रिय बंधुओं ध्यान रखिएगा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अक्सर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते। कौन कौन से हैं? पहला मैं आपके सामने रख देता हूं, वृत्ताकार स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर आपके सामने रखा है वृत्ताकार स्वर, और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है वृत्ताकार स्वर और एक होता है अवृत्ताकार स्वर। तो अपने जान लेते हैं वृत्ताकार स्वर क्या है और कैसे है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। पहले वृत्ताकार स्वर देख लीजिएगा। वृत्ताकार स्वर क्या चीज है? वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्रिय बंधुओं, वृत्ताकार स्वर कहा किसे जाता है? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहेंगे। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहेंगे। वृत्ताकार स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? वृत्ताकार स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। होते कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। ये ध्यान दें, वृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाए, वृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से हैं? उ, ऊ, ओ, ऊ। ध्यान रखिएगा, आगत आ भी वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत गिना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब कर लेते हैं अवृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर के नाम से जानेंगे। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या होती है 7। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? देख लें।
2 4 6 7। इनकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। ये क्या है? अवृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत गिने जाते हैं। मैं फिर बता दूं, स्वरों का प्रकार कर रहे हैं अपने, और स्वरों के प्रकार में पहला भाग अपने किया है उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के थे, हर्षोस्वर, दीर्घ स्वर, प्लोत स्वर। अभी किया है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसे अपने किया था वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक अपने फिर कल मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।